Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyib and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes and today is the 19th lecture of chapter Mechanical Properties of Fluid। और बच्चों आज के लेक्चर में हम टॉपिक देखने वाले हैं शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस और फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो पहले हम देखेंगे शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक में जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊं। जैसा कि आप जानते हैं लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी है, वो है सरफेस टेंशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। वो इसी अपनी प्रॉपर्टी की वजह से जो है लिक्विड जब किसी सॉलिड सरफेस पे गिरता है तो ड्रॉप फॉर्म करता है। आपने देखा होगा कभी लिक्विड जो है ड्रॉप फॉर्म करता है, कभी फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होता है, यही फोर्स कभी जो है बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन आती है तो ड्रॉप फॉर्म होता है। अदरवाइज ये ड्रॉप क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मरकरी देखो प्योर ड्रॉप के फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पर जो है लिक्विड ड्रॉप बना हुआ है, लेकिन ये ड्रॉप प्रॉपर नहीं है, फैला हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप इसका क्यों होता है, इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसी की मैथमेटिकल कंडीशंस को हम देखने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, when a small quantity of liquid is dropped on a plain solid surface, the liquid will either spread on the surface or will form a droplets on the surface। बोलता है जब सॉलिड के सरफेस पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आप गिराओगे, ठीक है, यानी आपने पानी गिरा दिया, तो बोलता है कभी कभी ये पानी की बूंद बनाएगा, कभी ये जो है फैल जाएगा। ठीक है, आइदर स्प्रेड ऑन द सरफेस और इट विल फॉर्म ड्रॉप। ठीक है, या तो फैल जाएगा या तो पानी की बूंद बनाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कभी अच्छा गोल शेप बनाया है, ये शेप इतना अच्छा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये डेफिनेटली ये वाटर या केरोसिन होगा। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट नंबर 2, दिस फेनोमेना विल अकर, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। बोलता है ये सिचुएशन क्यों वाक़ई होती है, कब ये होता है, कब ये ड्रॉप बनाता है, ये डिपेंड किसके ऊपर है? बोलता है ये सरफेस टेंशन पर डिपेंड है। ये जो लिक्विड के पास जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की, उसी पर डिपेंड है, उसी फोर्स की वजह से ये लिक्विड कभी फॉर्म करता है। और बोलता है किस पर डिपेंड है? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पर भी डिपेंड है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। Thus there is a surface tension along the surface between number 1 liquid and air, number 2 solid and air and number 3 liquid and solid। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सॉलिड और ये लिक्विड और ये है इन दोनों का इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? बाउंड्री। इंटरफेस क्या होता है? बाउंड्री। बोलता है यहाँ पर भी जो है फोर्सेस एक्ट हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। ये है लिक्विड और ये है एयर, है ना, लिक्विड और एयर, और ये क्या होगा? इंटरफेस। ठीक है, इन दोनों की बाउंड्री। बोलता है यहाँ पर भी फोर्स एक्ट कर रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, और ये सॉलिड और एयर का इंटरफेस यानी सॉलिड और एयर की बाउंड्री। बोलता है यहाँ पर भी जो है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हमने T1, T2 और T3 से दिखाया है। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये देखो। तो बच्चों T1 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, यानी लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है, लेकिन ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, कहाँ पर है? सॉलिड एंड लिक्विड का जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, यह वहाँ पर है, उस डायरेक्शन में है T1। ठीक है, T2 क्या है? T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द एयर एंड सॉलिड इंटरफेस। अब T2 ये भी फोर्स है, लेकिन ये फोर्स किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है? ये सॉलिड एंड एयर का जो इंटरफेस है, ठीक है, ये उस डायरेक्शन में है। और ये फोर्स किसकी वजह से है? ये सरफेस टेंशन की ही वजह से है। एंड थर्ड T3 is the force due to surface tension at the air and liquid interface। तो T3 is also it is a force due to surface tension, but ये कहाँ पर है? at the liquid and air interface, यानी इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है T3। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब मैं इसका जो है मैथमेटिकल जो कंडीशन और सिचुएशन है मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बच्चों एज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल, यानी जो सरफेस टेंशन जो फोर्स है ये हमेशा लिक्विड सरफेस पे कैसा होता है? ये टेंजेंशियल ही होता है। ठीक है, तो ये जो ये लिक्विड का सरफेस है ये टेंजेंशियल है इसके ऊपर। ये देखो ये लिक्विड का सरफेस है तो यहाँ भी ये टेंजेंशियल ही है। ठीक है, और टेंजेंट और ये सॉलिड सरफेस पे जो टेंजेंट है इसके बीच का एंगल हमारा हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और बच्चों
द डायरेक्शन ऑफ T1, T2 एंड T3, आप देख सकते हैं T1 का डायरेक्शन राइट साइड है, T2 जो है लेफ्ट साइड है और T3 ऊपर, ठीक है। और मैं आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ कौन कौन सी कंडीशन कौन कौन से शेप के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों हम टॉपिक देख रहे हैं शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि when a small quantity of liquid is dropped onto the solid surface, either it will be spread or it will form a drop। जब थोड़ा सा लिक्विड का क्वांटिटी किसी सॉलिड के सरफेस पे गिरेगा या तो फैल जाएगा या तो वो ड्रॉप बनाएगा। अब ड्रॉप में भी कई शेप हो सकता है, ओवल शेप में है कि कैसा शेप है, ठीक है। तो बच्चों ये क्यों फैल जाता है या क्यों ड्रॉप बनाता है, ठीक है, उसी के हम मैथमेटिकल कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं। वही थ्योरेटिकली इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स उसके सरफेस पे होता है, एंड बिकॉज ऑफ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, ठीक है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एज वेल एज सरफेस ऑफ सॉलिड। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वो ड्रॉप बन रहा है कि फैल रहा है, लेकिन अभी हम उसका मैथमेटिकल कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं क्या है उसका मैथमेटिकल कंडीशन। ओके, तो बच्चों मान लो कि ये सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस बोल दिया मैंने सॉलिड, और इसमें हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप किया, ठीक है। ये देखो हमने लिक्विड गिराया इसके ऊपर और ये थोड़ा सा ड्रॉप के शेप में आया है, मतलब ये वाटर या केरोसिन होगा। तो ये लिक्विड और ये हो गया एयर मीडियम पूरा, ठीक है, एयर, यहाँ सब एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं यहाँ पर बच्चों एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूँ, एक पार्टिकल ले लेता हूँ, इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब इस पार्टिकल पर, इस एक वाटर के मॉलिक्यूल पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और कौन कौन से डायरेक्शन में है वो देखते हैं हम। तो बच्चों इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर यहाँ पर जो अदर लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उसकी वजह से जो है कोहेसिव फोर्स की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है बिकॉज ऑफ अदर लिक्विड मॉलिक्यूल। और इसको मैं दिखाता हूं T1 से, तो मैं इसको बोल सकता हूं T1 क्या है, T1 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। लेकिन ये कहां पर है, किस डायरेक्शन में है, एट सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। तो ये इंटरफेस क्या होता है, ये सॉलिड और लिक्विड का जो बाउंड्री है उसी को हम कहते हैं इंटरफेस। तो T1 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस, यानी सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री, इस तरफ ये फोर्स लग रहा है T1। अच्छा, पहला फोर्स हो गया, समझ में आया बच्चों। अब दूसरे फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी तो और भी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। और बच्चों ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियल टू, ऑलवेज इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू सरफेस, ठीक है। तो जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब ये देखो, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जब इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। तो इसको मैंने बोल दिया T3। और बच्चों ये कौन सा इंटरफेस होगा, ये लिक्विड मीडियम और ये एयर मीडियम, तो ये हुआ एट लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। तो हम इसको बोल सकते हैं कि T3 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। तो T3 का डायरेक्शन किस तरफ है हमने देख लिया, ये लिक्विड और एयर इंटरफेस पर है। अच्छा, अब इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर यहाँ पे जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं इसकी वजह से फोर्स लगेगा, हम इससे कोहेसिव फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस तरफ, जिसको मैं नाम देता हूँ T2, ओके। और ये कौन सा इंटरफेस होगा, सॉलिड एंड एयर इंटरफेस। तो हम बोल सकते हैं कि T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट सॉलिड एंड एयर इंटरफेस, यानी सॉलिड और एयर की जो बाउंड्री है वहां पर इसका डायरेक्शन है, इस फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये हमने देख लिया बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हमने ड्रॉ किए हैं, जो हमने एरो से दिखाया है बच्चों, हमको इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो ये जो इस लिक्विड ड्रॉप के ऊपर, इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर जो वेरियस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, हम सिर्फ उस फोर्सेस को इस एरो से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये जो है टेंजेंट है, जो फोर्स है इस सरफेस पे टेंजेंट है,
तो ये जो एंगल हमारा बना, ये कौन सा एंगल हुआ? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? लिक्विड के जो लिक्विड का टेंजेंट है वहां से जो सॉलिड का जो सरफेस है उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। देन बच्चों ये जो अब T3 है, T3 को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो जो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट लेंगे हम इसको, तो हमेशा थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम इसको बोलेंगे T3 कॉस थीटा। और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? T3 साइन थीटा। ये हमारा एयर इंटरफेस। ठीक है, तो ये हो गया T3 साइन थीटा। थीटा की तरफ कॉस थीटा और इस पे परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो T3 को आपने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, T3 कॉस थीटा एंड T3 साइन थीटा। ओके, तो बच्चों ये हो गया जो है फोर्सेस एंड उसके डायरेक्शन। अब एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, एट इक्विलिब्रियम। बोले सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? बच्चों इक्विलिब्रियम होता है जब सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तभी ये ड्रॉप फॉर्म होगा। मतलब इस डायरेक्शन के फोर्सेस ने इस डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर लिया है। अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं आई, मतलब फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया, तब ये ड्रॉप नहीं बनेगा, ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा, तो लिक्विड जो है बहता चला जाएगा। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम सिचुएशन आई है मतलब फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया है और ये ड्रॉप फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ कौन कौन से फोर्सेस ने किसको बैलेंस किया है? आप देख सकते हैं कि T2 का डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट साइड, और T1 और T3 कॉस थीटा इन दोनों का डायरेक्शन राइट साइड है। तो मतलब T2 को बैलेंस किया है T1 एंड T3 कॉस थीटा ने। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम यू कैन राइट T2 विच इज इक्वल टू T1 प्लस T3 कॉस थीटा। ओके बच्चों, T1 को इस तरफ लेके आ जाओ, आपको मिल जाएगा T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू T3 कॉस थीटा। देन T3 को अपॉन में भेज दो, तो आपको मिला T2 माइनस T1 अपॉन T3 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पर कॉस थीटा के लिए वैल्यू मिल गया, इट इज़ अ T2 माइनस T1 अपॉन T3। ओके, और जो भी इसका एंगल होगा हमको इसका एंगल मालूम पड़ जाएगा, उसके अभी डिफरेंट केसेस हम देखेंगे। तो बच्चों क्या मिला? कॉस थीटा का वैल्यू ध्यान में रख लो इसको कि इट इज़ अ T2 माइनस T1 अपॉन T3। ये हमारे लिए बहुत ही काम का इक्वेशन है, इसी के बेस पे हमको आगे बढ़ना है। तो बच्चों अभी हमने जो है लिक्विड यानी वाटर का एग्जाम्पल देखा। अब एक काम करते हैं, मर्क्यूरी का भी देख लेते हैं। बच्चों इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को हम मर्क्यूरी के भी केस में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी आप इसको देख लो, अच्छा रहेगा। तो मान लो ये सॉलिड सरफेस, सॉलिड, और इस पर हमने एक मर्क्यूरी का ड्रॉप ले लिया। ओके, ये मर्क्यूरी ड्रॉप हमने ले लिया और एक मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया। तो इस पे बच्चों कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले अदर मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको मैं T1 से दिखाता हूं, और मैं बोलूँगा T1 इज़ द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। ओके, ये हमारा लिक्विड हुआ ना मर्करी अब की बार। ओके, लिक्विड, और यहाँ पर क्या है? एयर मीडियम। ओके, और बच्चों अब यहाँ अदर मर्क्यूरी मॉलिक्यूल की वजह से इस मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसको मैं नाम दे देता हूँ T3। तो हम बोलेंगे T3 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। और यहाँ जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं उसकी वजह से जो इस मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसको मैं नाम देता हूँ T2। तो T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट सॉलिड एंड एयर इंटरफेस। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बना, पहले वो देखो। ओके, तो ये है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, टेंजेंट टू द सॉलिड, टेंजेंट टू द सॉलिड एंड लिक्विड। जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर T3 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो एंगल आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में एंगल अल्फा,
तो मैं बोलता हूँ ये फोर्स T3 जो फोर्सेस है इट इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, और अल्फा की तरफ जो कंपोनेंट लेंगे इसको हम लोग बोलेंगे T3 कॉस अल्फा, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा इसको आप बोलेंगे T3 साइन अल्फा। ठीक है, तो T3 साइन अल्फा, अल्फा के डायरेक्शन में हमेशा कॉस दिया जाता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर साइन लेते हैं। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जैसा कि आप जानते हैं भाई इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव होगी तभी ये ड्रॉप बनेगा। अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती मैं समझा चुका हूँ, फोर्सेस जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ही ड्रॉप बनेगा। अगर फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया तो क्या होगा, वो फिर फ्लो हो जाएगा वो लिक्विड। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम यानी जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया है, तो एट इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं कि T1 का डायरेक्शन राइट साइड है और T2 और T3 cos थीटा का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर T2 प्लस T3 cos अल्फा है ये, हाँ T3 cos अल्फा, T3 cos अल्फा इज इक्वल टू T1। ओके, यानी हमने दो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व किया तो ये T3 साइन अल्फा है और ये T3 cos अल्फा है। ओके, बट ये अल्फा जो एंगल है ये कितना है आप देख सकते हैं, ये एंगल जो अल्फा है ये पूरा है, पूरा कितना होता है 180। 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अल्फा, तो मैं अल्फा की जगह लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों कि T2 प्लस T3 कॉस 180 माइनस थीटा, यानी पूरे 180 में से थीटा आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो अल्फा बचेगा ना। ओके, एंड विच इज इक्वल टू T1। ओके, हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों T2 प्लस T3 कॉस 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल टू T1। तो ये इसको माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा T2 माइनस T3 cos थीटा विच इज इक्वल टू T1। T1 को इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो बच्चों ये हो जाएगा T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू, ये हो गया T3 cos थीटा। T3 को अपॉन में लेके आ जाओ तो T2 माइनस T1 अपॉन T3 विच इज इक्वल टू cos थीटा, यानी फिर से हमको वही फॉर्मूला देखो वापस से मिल गया cos थीटा के लिए, तो आपको मिला कि cos थीटा विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। ओके, तो ये हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि वाटर या केरोसिन के केस या फिर मैं बोलूँ मर्क्यूरी के केस, क्योंकि एक्यूट एंगल जो है हमको वाटर में ही केरोसिन में मिलता है और ऑब्ट्यूस एंगल जो है मर्क्यूरी में मिलता है। ठीक है, लेकिन जो जनरल फार्मूला cos थीटा का वो दोनों के लिए सेम आया है, लेकिन अब हमको इसके केसेस देखना है। बच्चों हमने वाटर का और मर्क्यूरी का दोनों भी केस हमने देख लिया और हमको cos थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या मिला है, cos थीटा विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1 एंड डिवाइडेड बाय T3। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको दोनों भी केस में मिल गया। बच्चों अब इसमें जो है हमको 4 डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं। ये वैल्यू एक बार T3 से छोटी हो सकती है, ये फोर्सेस की वैल्यू T3 से बराबर हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों छोटी, बराबर और बड़ी, ठीक है, तो 3 केस तो यही हो गया। ये वैल्यू को एक बार इससे छोटा लेना है, इसके एक बार बराबर लेना है, एक बार इसके बड़ा लेना है, 3 केस हो गया। अब चौथा केस यहाँ पर है। ठीक है, आप ध्यान दो, सिंपल है, बहुत इजी है, आपको ध्यान में रहेगा, याद आ जाएगा। तो मैं पहले लिखता हूँ केस 1, नंबर 1 बोला इसको मैं, कि मैं T2 माइनस T1 की वैल्यू मैं पहले छोटा लेता हूँ, इट इज़ लेस देन T3, T3 से कम लिया। नंबर 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, नंबर 3 देखते हैं। अब इक्वल ले लो, ठीक है, तो T2 माइनस T1 विच इज़ इक्वल टू T3 लिया, सेकेंड केस। और थर्ड केस, अब फोर्थ केस में मैं ग्रेटर ले लेता हूँ। ठीक है, और T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3। ये फोर्सेस का डायरेक्शन है ना, एक बार T3 से छोटा रखा, एक बार T3 के बराबर रखा, एक बार T3 से बड़ा रखा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर उल्टा कर देना है, यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2, बट रहेगा इट इज़ अ लेस देन T3।
तो एटलीस्ट अब ये चारों केस तो ध्यान में रहेगा, एक बार ये इससे छोटा, एक बार ये इसके बराबर, और एक बार ये इसके बड़ा, और एक बार आप T1 को पहले लिख देना, T2 को बाद में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो केस बने इसमें आप देख रहे हैं यहाँ T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1। यहाँ देख T1 बड़ा है, T2 छोटा, आप लिख सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, अब इस जब ये केसेस ले आप इस फॉर्मूले में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आओ देखो। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि T2 माइनस T1 इट इज लेस देन T3, ठीक है, बट यहाँ पे T2 जो है T1 से बड़ा है, ये वैल्यू छोटी है, ठीक है, T3 से ओवरऑल ये वैल्यू छोटी है, लेकिन T2 जो है T1 से बड़ा। अगर मैं बोलूं कि T2 है 10 और T1 है -5, 10 में से 5 गया तो क्या आएगा 5, ये 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब ये 5 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, भले ये बड़ा नंबर है, अगर आप बड़े नंबर से भी डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। यानी यहाँ पर जो है cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, आपको cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। बच्चों cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट। बोले सर ये कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप चेक कर लेंगे 30, 45, 60, यानी cos थीटा के जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है सब पे आपको एंगल जो है 90 से कम मिलेगा, एक्यूट एंगल। मैं अभी आपको टेबल में ये चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा, अब सेकेंड, T1 माइनस T2 इज लेस देन T3, यानी अब आपने T1 में से T2 को माइनस किया, यानी T1 बड़ा है और T2 छोटा है। अब अगर मैं बोलूं कि बच्चों T1 हो गया 10 और ये है T2 है 5, तो 5 माइनस 10 कितना होता है, ये हो जाएगा -5, और इट इज़ डिवाइड बाय फिर एनी नंबर, तो ये आंसर आपको किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यहाँ पर अब आपको cos थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। और आपको cos थीटा की वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो वहाँ पर हमारा एंगल क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस आप चेक करेंगे, अभी मैं टेबल में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, यानी एंगल जो है 90 से ज़्यादा होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस। अच्छा, अब इस केस में आपने देखा कि T2 माइनस T1 T3 के बराबर है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। इक्वल है तो कट गया, यानी क्या आएगा 1, यानी आपको यहाँ पर मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos कितना इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात हमको मालूम है कि cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। जब cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है तो आपको थीटा यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या मिल गया, 0। यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, यहाँ ऑब्ट्यूस है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, और लास्ट वाले केस में हम देखते हैं कि T2 माइनस T1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन T3 बोल रहे हैं। T2 माइनस T1 का वैल्यू क्या बोलता है, इज ग्रेटर देन T3, यानी ग्रेटर देन T3 मतलब चलो इसको मैं ओवरऑल इसको 10 बोल दूं और इसको मैं 5 बोल दूं ओवरऑल, ठीक है, और मैं इसको 5 दूनी 10, आंसर 2 दिखा रहा है। तो बच्चों विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी अगर मैं बोलूं कि cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, अब अगर ये वैल्यू बड़ा हुआ और ये वैल्यू छोटा हुई, ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा ना। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से आप कभी भी डिवाइड करके देखो, अगर आप 8 डिवाइड बाय 5 करते हो, 10 डिवाइड बाय 5 करते हो, यानी ऊपर अगर बड़ी वैल्यू है नीचे अगर छोटी है तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। जब 1 से ज़्यादा आएगा यानी cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टार्ट में आपने देखा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि cos थीटा की जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो cos थीटा की वैल्यू आप टेबल में चेक करना कि -1 से 1 के बीच में ही है, तो cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस केस में ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा,
ठीक है, लिक्विड विल स्प्रेड, यानी फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है और वहाँ पर लिक्विड फॉर्म नहीं होगा, लिक्विड स्प्रेड होगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था एक टेक्निक, ट्रिक, जिससे आप इस केसेस को बहुत ही आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल, ये वैल्यू एक बार छोटी लिया, फिर ये वैल्यू एक बार इसके बराबर लिया, ये वैल्यू एक बार इससे बड़ी लिया, 3 हो गया, और सेकंड वाला केस में T1 को पहले और T2 को बाद में लिख दिया। ठीक है, और कब एक्यूट है, कब ऑब्ट्यूस है, कब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है और कब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बहुत ही आसानी से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कॉस थीटा की वैल्यू आपको बोला कि मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ। ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू देखो 1 -1, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और मिनिमम इसकी -1 है। ठीक है, तो 1 से -1 के बीच में ही कॉस थीटा की वैल्यू है। ये √3/2 है, 1/√2 है, 1/2, ये सब जो दिख रहा है ये 1 से छोटा है। ये सब आप 1/2 0.05 आएगा, 1/√2 करेंगे, यानी जो भी वैल्यू को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये जो है ये सब 1 से छोटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जितना भी हमने वहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अब इस टेबल में आप कॉस थीटा की सारी वैल्यूज़ को देख के चेक कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ज़रा आप ध्यान दो। केस 1 में भी मैंने आपको दिखाया था, क्या बताया मैं कि T2 ग्रेटर देन T1, कॉस थीटा का फॉर्मूला तो पता चल गया, T2 - T1/T3। जब T2 T1 से बड़ा है, T2 जब T1 से बड़ा, मैंने आपको बताया कि मान लो ये 10 है और ये 5 है, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5, और ये पॉजिटिव नंबर है। जब ये पॉजिटिव है तो एनी वैल्यू, अब ये जो है T3 चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, जब पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आया मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, और जब कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। यहां पर समझो इस बात को, ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, ये देखो √3/2 पॉजिटिव है, 1/√2 पॉजिटिव है, 1/2 पॉजिटिव है। तो जब भी कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एंगल देखो 60, 45, 30, एंगल 90 से कम होगा। जब भी कॉस थीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, ये देखो 1 भी पॉजिटिव ही हुआ ना, √3/2, तो आपको एंगल, बोले सर यहाँ भी 1 है 360, अरे 360 और 0 एक ही बात हो गई, 0 से स्टार्ट होता है और 360 वहीं पर आगे ख़त्म होता है। ठीक है, तो जब भी कॉस थीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी तो एंगल क्या होगा, 90 से कम होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये सिचुएशन क्लियर हुई? ओके, सेकंड देखो, केस 2 देखो बच्चों, इफ T2 इज लेस देन T1, हमने कंडीशन कैसे कैसे लिया आपको बता दिया ना। एक बार इसको जो है आपने T3 से छोटा लिया, एक बार इसको आपने T3 के बराबर लिया, एक बार इसको आपने T3 से बड़ा लिया। ठीक है, सिर्फ सेकंड केस में T1 को पहले लिखेंगे और T2 को बाद में लिखेंगे। अच्छा, अब बोलता है T2 इज लेस देन T1, अगर बच्चों T2 की वैल्यू छोटी है और T1 से, मतलब मैं बोलूँ T2 है 5 और T1 है -10, उल्टा कर दिया। अब ये कितना आया, -5, अरे -5 डिवाइड बाय एनी नंबर, अब ये क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव आंसर आएगा। अब जब -5 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। तब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कॉस थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। तो बच्चों जब व्हेन द कॉस थीटा इज नेगेटिव, जब कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूस, यानी 90 से ज़्यादा होगा। आओ वहाँ पर चेक करते हैं, कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यू पे एंगल 90 से ज़्यादा है। ये देखो कॉस थीटा की ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, ओके, कॉस थीटा की ये नेगेटिव वैल्यू है, ए नेगेटिव वैल्यू, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिखा रहा है, 180, 90 से ज़्यादा दिख रहा है ना। ठीक है, when cos theta is negative, ये देखो नेगेटिव, द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, मतलब 90 से ज़्यादा। ठीक है, 180 डिग्री। ओके, आओ थर्ड केस देखते हैं। अब बच्चों थर्ड केस में हमने बोला कि T2 - T1 इज इक्वल टू T3, यानी ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो गई। जब दोनों वैल्यू बराबर हुई, मैंने बोला ये भी 5 है और ये भी 5 है, आपने कट कर दिया, कितना आया 1, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 1, कब cos कितना इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात हमको मालूम है बच्चों, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0, मतलब दस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। यहाँ चेक कर लो, आप देख लो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ये देखो, ये हमारा चौथा केस बच्चों, इफ T2 - T1 इज ग्रेटर देन T3।
T2 माइनस T1 ग्रेटर, बोलता है ये ऊपर की वैल्यू जब नीचे से बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू मैं बोल दिया, मान लो ऊपर वाली पूरी वैल्यू माइनस करने के बाद 10 है और नीचे वाली जो वैल्यू है 5 है, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, तो आप कैट करेंगे तो 5 2 10, यानी वो 2 आ रहा है आंसर। बोलता है विच इज़ नॉट पॉसिबल, बोलता है कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, यानी कॉस थीटा की वैल्यू बोलता है 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। आपको मैं टेबल में दिखाता हूं, देखो, ठीक है, ये देखो, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, फिर -1 √3/2, यानी ये सारी वैल्यू जो दिख रही है ये सब 1 से छोटी है, ये सब 1 से छोटी है, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं। तो देखा बच्चों आपने कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, विच इज़ इम्पॉसिबल, थस लिक्विड स्प्रेड ओवर द सॉलिड सरफेस एंड ड्रॉप विल नॉट फॉर्म, यानी वो लिक्विड जो है फैल जाएगा और फॉर्म ड्रॉप नहीं बनेगा, यानी यहाँ पर फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया, ठीक है, बैलेंस नहीं किया तो ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा। तो ये था बच्चों इसके डिफरेंट केसेस। मेरे ख्याल से अब क्लियरली आपको टेबल देखने के बाद ये कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू पे क्या हो रहा है, कितना एंगल आ रहा है, मेरे ख्याल से एकदम से क्लियर हो गया होगा आपको। फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं बच्चों, आओ देखते हैं। द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट, यानी लिक्विड का नेचर कैसा होगा और जो सॉलिड है वो सॉलिड का नेचर कैसा होगा, इसके ऊपर डिपेंड है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा कि ज़ीरो होगा, जो भी होगा। यानी अगर आपने केरोसिन और वाटर लिया तो डेफिनेटली एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, अगर आपने मर्क्यूरी लिया है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होगा, 90 से ज़्यादा होगा। मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पर डिपेंड हो रहा है, नेचर ऑफ लिक्विड एज वेल एज सरफेस ऑफ सॉलिड ऑल्सो, ठीक है, सॉलिड आपने कैसा गिलास लिया है कि कौन सा मटेरियल लिया है, इस पर भी जो है कपड़े के ऊपर आप ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। नंबर 2, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, यानी अगर आप लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी मिलाएंगे, कोई मिलावट करेंगे, आपने नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, शक्कर कुछ भी आपने मिला दिया या आपने उसमें मट्टी कचरा ही मिला दिया, तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी इम्प्योरिटी ऐड करने से एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, ठीक है। अब बोले सर चेंज होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, अगर आप सॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड करते हो, ऐसी इम्प्योरिटी जिससे वो लिक्विड और गाढ़ा हो जाए, ठीक है, तो उससे उल्टा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है बढ़ जाएगा। और अगर आप कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हो, ठीक है, जिससे जो है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो उसमें सॉल्व नहीं हो, ऐसी इम्प्योरिटी मिलने से एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। देन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी पानी को जितना गर्म करेंगे, जितना हॉट होगा उतना उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा, यानी पानी लिक्विड जितना कोल्ड होगा उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, उतना वो जमेगा, उतना वो ड्रॉप बनाएगा, ठीक है। तो These are the factors on which angle of contact depend, ठीक है। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, देन इम्प्योरिटी एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ओके, तो बच्चों अब इस टेबल में आपको कुछ सॉलिड एंड लिक्विड के एंगल ऑफ कांटेक्ट्स दिखाए गए हैं और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसको हम जो है ध्यान में रखेंगे। हमको ये नीट और जेई के क्वेश्चन या एमसीक्यूज में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 0। क्लोरोफॉर्म विद क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 0। ऑर्गेनिक लिक्विड विद क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 0। ईथर विद क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट है 16 डिग्री एंड केरोसिन विद क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट है 26 डिग्री। वाटर विद पैराफिन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट है 107 डिग्री एंड मर्क्यूरी विद क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, 140 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ सॉलिड और लिक्विड के एंगल ऑफ कांटेक्ट दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्टॉप करते हैं, गुड बाय।